नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। बिहार में बम्पर वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहले चरण में 64.69% मतदान, 18 जिलों की 121 सीटों पर हुई वोटिंग। वोटिंग खत्म होने के बाद पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को भारी बढ़त। बिहार में पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि पहले चरण में 64.69% मतदान हुआ है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में सबसे अधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96% मतदान हुआ, जबकि समस्तीपुर में 70.63% मतदान हुआ। मधेपुरा में 67.21% मतदान हुआ। इसके बाद वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66%, लखीसराय में 65.5%, मुंगेर में 60.40%, सीवान में 60.31%, वहीं नालंदा में 58%, 91% और पटना में 57% मतदान हुआ। 25 वर्षों में पहली बार मतदान का आंकड़ा 60% के पार गया है। इससे पहले 1990, 1995 और 2000 के चुनाव में 60% से ऊपर मतदान हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान हुआ था। इस बार आंकड़ा 60% से ऊपर गया है। बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी हर तरफ उसकी लहर नजर आ रही है। जनता जनार्दन के इसी जोश के बीच कल दोपहर करीब 1:45 पर औरंगाबाद और लगभग 3:30 पर भभुआ में अपने परिवारीजनों से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद सभी गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्यादा मतदान का संकेत क्या है। क्या ये वर्तमान सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पक्ष में है या जनता ने बदलाव के लिए घर से निकलकर वोटिंग की है। उधर पहले चरण के मतदान के बाद अब पूरा ध्यान दूसरे चरण पर केंद्रित है। अब सभी राजनीतिक दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर पूरी ताकत झोंक चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता लगातार रैलियों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। आज भी बिहार के अलग अलग जिलों में इन दिग्गज नेताओं की रैलियों और जनसभाओं से चुनावी माहौल और ज्यादा गर्माने वाला है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद दानिश, आपसे जानेंगे, पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। जी देखिए, पहले चरण की वोटिंग जो है कल जो है देर शाम तक जो है समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद जो आंकड़ा निकल के आया उसमें ये निकल के आया कि जो 20-25 साल का जो है वो लगभग जो है रिकॉर्ड तोड़ ये वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ इस कारण भी हुआ है कि इस बार जो है जितने भी महिलाएं और जितने भी पुरुष थे वो इस बार अपने वोटिंग का अधिकार को समझते हुए घर से निकले और साथ ही साथ जो है वो अपना मत का प्रयोग करके जो है ये किए। साथ ही साथ एसआईआर के बाद जो है ये पहला वोटिंग था, तो इस वजह से भी जो है लोग जो है अपने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए और अपनी तरफ जो है गांव से लेकर शहर तक जो है सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए जो है अपने अपने जो जिसके मन में जो पार्टी को लेकर था वो अब उनके पक्ष में उन्होंने अपना वोट डाला। इसके बाद जितने भी जिला वाइज देखा जाए या विधानसभा वाइज भी देखा जाए तो कहीं कहीं ना कहीं जो है सभी जगह जो है लंबी कतारें लगी हुई थी। महिलाओं से लेके जो है बूढ़े थे, जो 18 साल से ऊपर उम्र हो चुके थे वो सब जो है लाइन में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में खड़े होकर जो है वो लगातार जो है वो वोट के लिए जो इंतजार कर रहे थे। तो ये देखा जा रहा था कि जो जिला प्रशासन हो या चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी थी वो पूरी तैयारी थी और कहीं कहीं जो है टेंट की कमी थी। धूप में औरत जितनी थी वो परेशान हो रही थी, मगर वो तब भी वो अपने घर की तरफ नहीं जाके जो है वो लाइन में खड़ी रही और 3-3 घंटा खड़ी होने के बाद भी उन्होंने वोट किया।
उसके बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है बिहार में। तो जितने भी नेता है वो उनका बिहार दौरा शुरू हो चुका है। बिहार अब दूसरे चरण में जितने भी सीट है उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 4 दिन बच गए हैं और 3 दिन में जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। तो ये मिलजुल के जो ये आ रहा है कि दूसरे चरण में भी जो है रिकॉर्ड तोड़ वोट गिर सकते हैं। जी, इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है तो ये सत्ता बदलने का संकेत है या फिर मजबूत सरकार के पक्ष में है? देखिए, अभी तक जो जो आंकड़े हम लोग के सामने आए हैं या हम लोग जो जहाँ जहाँ बात हुई है वो ये समझ में आया है, जो 121 सीट पर जो मतदान गिरे हैं ये विधानसभा इस पे, उसमें कहीं ना कहीं 60-40 का रेशियो है। ज्यादा अंतर से कोई भी पार्टी लीड नहीं कर रही है। ये देखा जा रहा है, जो अगर 121 सीट पर देखा जाए तो कोई चाहे वो एनडीए पक्ष में हो चाहे वो महागठबंधन पक्ष में हो, वो 5 से 10 सीट ही आगे है। ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं दिख रहा है। खास तौर पर ये देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट की जो बात की जाए, जैसे दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा में जो हम लोग के आंकड़े जो आ रहे हैं, जो पहले 10 विधानसभा सीट में 9 विधानसभा एनडीए के पक्ष में हुआ करते थे, तो इस बार हो सकता है कि 2 से 3 सीट महागठबंधन को इस बार मिल सकता है। ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, मगर कुछ ना कुछ पुराने खाता जो बंद है पड़े हुए हैं वो खाता खोल सकते हैं। सहरसा में भी जो देखा जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन में टक्कर बहुत ये होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लोग जितने वोट गिरा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो भी पहले प्रत्याशी होते थे कि वो पहले खुद अपने आप में कंफर्म हो जाते थे कि हमारी जीत है, मगर इस बार जो है वो प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी चीज है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का बच गया है कि 7 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सीएम पद के शपथ लेंगे। मगर जितने भी ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में जो है वो महा मुकाबला जो है वो दोनों में चल रहा है। कोई भी दल जो है वो ज्यादा सीट से आगे नहीं है, कुछ ही सीट से आगे हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपसे जानेंगे, बड़े शहरों की तुलनाओं में इस बार गांव में ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, जिस तरह से चुनावी माहौल इस बार बना था पहले चरण में, उस हिसाब से जनता में भी जोश आया था और महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने एक जमीनी स्तर पर हर गांव में, हर जिले में, हर बूथ तक प्रयास किया था। ये उसी का नतीजा है कि मतदान केंद्रों पर एक तरह से बड़ी भीड़ उमड़ी और नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने भी जिस तरह से महिलाओं की बात की है और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लाने की बात कही है। तेजस्वी का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाएंगे, महिलाओं का जो भत्ता है वो बढ़ाएंगे। इस लिहाज से और इस उम्मीद से महिलाओं की भी बड़ी बड़ी संख्या मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, जेएनयू में एक बार फिर लाल सलाम। जेएनयू में लेफ्ट की बम्पर जीत, सभी 4 पदों पर इस बार लेफ्ट ने बाजी मारी। एबीवीपी लेफ्ट के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई। प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट से अदिति मिश्रा ने जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के गोपिका ने जीत हासिल की। जनरल सेक्रेटरी के पद पर लेफ्ट के सुनील यादव जीते। संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली ने जीता। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने बम्पर जीत हासिल की है। सभी 4 पदों पर इस बार लेफ्ट ने बाजी मारते हुए जीत हासिल की है। पिछली बार भी सिर्फ एक पद को छोड़कर सभी पर लेफ्ट ने कब्जा जमाया था। इस बार के चुनाव में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेफ्ट के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई सहित अन्य छात्र संगठन भी मैदान में थे। प्रेसिडेंट पद के लिए लेफ्ट से अदिति मिश्रा ने जीत हासिल की, वहीं एबीवीपी से विकास पटेल दूसरे नंबर पर हैं। पीएसए के शिंदे विजय लक्ष्मी तीसरे स्थान पर रहे और एनएसयूआई के विकास काफी पीछे रहे। उपाध्यक्ष पद पर भी लेफ्ट की के गोपिका ने जीत हासिल की है। इनके बाद विद्यार्थी परिषद की तान्या कुमारी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं एनएसयूआई के शेख शहनवाज तीसरे स्थान पर रहे। जेएनएसयू चुनाव में जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी लेफ्ट ने जीत हासिल की है। शुरुआत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजेश्वर कांत दुबे आगे चल रहे थे,
लेकिन बाद में लेफ्ट के सुनील यादव ने जीत हासिल की। संयुक्त सचिव पद के लिए वोटों की गिनती में लेफ्ट के दानिश अली ने जीत हासिल की, वहीं एबीवीपी के अंजू दमारा दूसरे स्थान पर रही हैं। और अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। आज शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। देशवासियों को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। बनारस से लेकर बेंगलुरु तक मिलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन। वाराणसी में प्रबुद्ध जनों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। यात्रियों की सुविधा, समय बचाने और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से रेल यातायात की बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 2 दिवसीय यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। अपने एकादशी दौरे के दौरान पीएम मोदी देशवासियों को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इनमें एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जो काशीवासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री इस ट्रेन को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली एक अन्य स्थानों की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेनों के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पर गणमान्य लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। पीएम विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। पीएम एयरपोर्ट से बरेका जाएंगे। बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पर गणमान्य लोगों से संवाद भी कर सकते हैं। इनमें एक विशेष ट्रेन वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेगी, जो काशी वासियों और पूर्वांचल के लिए एक बड़ा उपहार मानी जा रही है। प्रधानमंत्री इस ट्रेन को बनारस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली अन्य स्थानों की 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेनों के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे। पीएम विशेष विमान से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर आएंगे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य लोग प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे। 9 नवंबर को उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे। इसके लिए विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण करने की तैयारी चल रही है। नियोजन विभाग के माध्यम से धरातल पर उतरने वाली योजनाओं की स्क्रीनिंग की जा रही है। देहरादून के एफआरआई मैदान में राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। 9 नवंबर मनाए जाने वाले रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को नया तोहफा दे सकते हैं। वहीं 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने की बात कही जा रही है। इसके लिए नियोजन विभाग विभिन्न विभागों की उन योजनाओं की समीक्षा कर रहा है जिनका लोकार्पण व शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। देहरादून के एफआरआई मैदान में राज्य स्थापना का रजत जयंती उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं। 9 नवंबर मनाए जाने वाले रजत जयंती उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को नया तोहफा दे सकते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, एफआरआई मैदान में होने वाले इस आयोजन से राज्य के विकास और जनता को किस तरह फायदा होगा?
नहीं, बिल्कुल जो तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा, सबसे बड़ी बात ये है कि 25 साल पूरे हो गए और 25 साल में रजत जयंती उत्तराखंड मनाने जा रहा है। यानी कि अपने 25 साल पूरे होने का जो गौरव को है, उस गौरव को सरकार पूरी तरह से उत्साह के साथ मनाने जा रही है। और इसी दिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। एफआरआई में उनकी तैयारी की जा रही है, आने की पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वो वहां से एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूरी तैयारी की जा रही है कांग्रेस भाजपा द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और कोशिश ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच सके। जिस तरह से हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले जो आगे के 25 से 30 साल है, उसमें उत्तराखंड का क्या कुछ रोड मैप रहेगा, किस तरह से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, इस विषय पर भी चर्चा कर रही है सरकार। पूरी तरह से हर प्रकार से कोशिश ये किया जा रहा है कि उत्तराखंड के विकास की बात की जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना के बाद उनके द्वारा क्या कुछ रहता है, क्या कुछ वो आगे की बात करते हैं, किस तरह से वो उत्तराखंड को आगे देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। सीएम डॉक्टर यादव देंगे नियुक्ति पत्र। 877 नवचयनित शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में वन एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 877 अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश प्रदान करेंगे। इसमें वन विभाग के 543 नवनियुक्त शासकीय सेवक और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 334 नवनियुक्त शासकीय सेवक शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 से 25 से चयनित 75 निश्चय चेतना विशेषज्ञ, 62 सर्जरी विशेषज्ञ, 106 शिशु रोग विशेषज्ञ एवं 91 नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति आदेश दिए जाएंगे। वन विभाग में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2022 से 23 में चयनित 467 नवनियुक्त वन रक्षक, जिन्होंने वन प्रशिक्षण विद्यालयों में वानिकी प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, उनको पदस्थापना के आदेश दिए जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन क्षेत्रपाल भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 से 2021 से चयनित 76 वन क्षेत्रपाल को भी पदस्थापना आदेश प्रदान किए जाएंगे। इन्होंने देश की विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण पूरा किया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष सिंह, सीएम यादव नियुक्ति पत्र देंगे तो कैसा उत्साह है शासकीय सेवकों को? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 877 नवचयनित शासकीय सेवकों को नियुक्ति एवं स्थापना आदेश प्रदान करेंगे, जिसमें बड़ी बात यह है कि वन विभाग के 543 शासकीय कर्मचारी हैं, वहीं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के 334 कर्मचारी हैं। ऐसे कुल मिलाकर 800 अन्य को भी जोड़ लें तो 877 नवचयनित शासकीय सेवकों को नियुक्ति प्रदान करेंगे। फिलहाल इस तरीके के माहौल से जो शासकीय कर्मचारी हैं या जो शासकीय सेवक हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। और वहीं रोजगार जो सृजन के जो मामले हैं, जैसे कि डॉक्टर मोहन यादव कहते आए हैं कि लगातार रोजगार मध्य प्रदेश सरकार देती आ रही है और नई नियुक्तियां भी निकाली जाती हैं। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक बात करी जा रही है कि लगातार नौकरियां प्रदाय की जा रही हैं, सृजन की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और अगली खबर, टीम इंडिया को अजय बढ़त। टी20 मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-1 की अजय बढ़त हासिल की। भारत ने 8 विकेट पर 167 रन बनाए। बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 48 रन से हराकर 2-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों का सामना आखिरी मुकाबले में 8 नवंबर को होगा, जिसमें जीत हासिल कर भारत 3-1 से अपने नाम करना चाहेगा। बता दें कि करेरा में खेले गए चौथे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम
18.2 ओवर में ही 119 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 3 और अक्षर पटेल व शिवम दुबे को 2-2 सफलताएं मिली। वहीं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट अपने नाम किया। अक्षर पटेल हेरिटेज बैंक स्टेडियम में हुए T20 के रियल मैच टर्नर साबित हुए। पहले उन्होंने बल्ले से दम दिखाया, फिर गेंदबाजी में भी दम दिखाया। ये अक्षर पटेल का प्रदर्शन ही था जो पूरे मुकाबले का एक्स फैक्टर साबित हुआ। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। पुरस्कार लेते हुए अक्षर पटेल ने अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर निराशा जताई। अक्षर पटेल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि 6वां या 7वां नंबर मेरा पसंदीदा बल्लेबाजी क्रम है। मैं बस क्रीज पर जाता हूं और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलता हूं। मेरे हिसाब से बल्लेबाजों की यही ताकत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।